विज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सिमी, आज हम जिस चैप्टर का जिक्र कर रहे हैं इसका नाम क्या है? साउंड। ऐसे बोला करो, साउंड। ओके, ये क्लास 9th का कौन सा चैप्टर होगा? ये क्लास 9 की साइंस की किताब का 12th चैप्टर है। हम इसे फिज़िक्स के सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं और आपको एक खुशी होगी जान के, ये क्लास 9 का अंतिम चैप्टर भी है फिज़िक्स के सेगमेंट में। हमने 9th क्लास भी कर ली सिमरन, हमने 6th भी की, 7th भी की, 8th भी की और 9th भी की। हम 10th भी करेंगे। देख कैसे एक एक दिन करके एक एक लेक्चर के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं, है ना? ये अच्छा है ना? आप भी बड़ा करो। जब हम साउंड की बात करें तो इसके बारे में हमने पहले भी चैप्टर किया है ना? हमने पहले भी एक साउंड का चैप्टर किया। कुछ चीज़ों को आपके सन्मुख रखते हैं। साउंड के विषय में अगर कहें तो लाइन ये आती है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड एक तरह का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक तरह से हमारे कानों में सेंसेशन करता है। सेंसेशन जिसके माध्यम से हम सुन पाते हैं ना, समझ पाते हैं। तो हमारे कानों का जो पर्दा है उस पर एक्चुअली में होती है एक सेंसेशन ही है, लेकिन ये सेंसेशन एक पर्टिकुलर कोड के फॉर्म में होती है। पर्टिकुलर कोड के फॉर्म में होती है। वो कोड किसके रूप में बन के आता है? जैसे कि एयर मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक तरह से हम वर्क करने वाले हैं और हमने उन एयर मॉलिक्यूल्स पे कुछ वर्क किया। तो अब हम पिछले चैप्टर्स के कुछ ज्ञान को रिवाइज करेंगे। जो वर्क करने वाला होता है वो उस वर्क को किसके आधार पर कर पाता है? क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी है। उस एनर्जी की वजह से उसमें एक फोर्स है और यह फोर्स इम्पॉर्टेंट है काम करने के लिए। तो एनर्जी को हमने ये भी माना था ना, इट इज़ द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो अब एक्चुअली में देखा जाए तो मैं काम करने वाला हूँ। मैंने अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल करके काम किया, लेकिन काम मैंने किस पे किया? हवा पे। काम मैंने किस पे किया? हवा पे। तो जब मैंने हवा पे काम किया तो वर्क डन हवा पे हुआ। तो मेरी एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई? हवा में। मैं वर्क करने वाला हूँ और मैंने वर्क डन किस पे किया? एयर पे। और एयर का एक कोड बन गया तो मेरी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हमने वर्क को ऐसा भी तो समझा था कि वर्क इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो वर्क हो गया तो मुझ में से एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व्ड है नेचर में। एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती रहती है। जैसे हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा जो कि मैकेनिकल एनर्जी हैं। तो हमने कई तरह की एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा। इन्हें ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, ये एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। हमने कई फॉर्म्स में एनर्जी को ट्रांसफ़र करके भी दिखाया था आपको, आपने देखा था ना। तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई अब उस एयर में। अब वो एयर आएगी, हमारे कानों के पर्दे पे गिरेगी। वर्क किसने किया? एयर ने। वर्क किस पे किया? कानों के पर्दे पे। वर्क किसने किया? एयर ने। किस पे किया? कानों के पर्दों पे। तो एयर की एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई? कानों के पर्दों में। किस पे ट्रांसफ़र हो गई? कानों के पर्दों में। और कानों के वो पर्दों के साथ चिपकी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं कई तरह की मैसेज वाली नसें। उनमें क्षमता है मैसेज आगे ले जाने की। आई बात समझ में? वो उन मैसेजेस को आगे ले जाएंगे, क्योंकि वो जो सेंसर्स हैं उनमें फिर ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी पर्दों से, और वो एनर्जी हमारे दिमाग तक जाएगी और हमारे दिमाग में जा कर के वो एनर्जी हमारे उस हिस्से में कन्वर्ट हो जाएगी जिसके तहत हम विचार करते हैं, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। और फिर जैसे ही वो हम प्रोसेस कर लेंगे तो वह एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारे कंडक्ट में। हम एक्शन करेंगे, हम रिएक्शंस करेंगे और इनके वाया हम फिर से हवाओं को हिला डुला रहे हैं। तो हम फिर हवाओं पे वर्क कर रहे हैं, एनर्जी फिर हवा में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह से एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड रहती है।
आई बात समझ में? इस आधार पर वो जो ध्वनि थी, वो जो साउंड था, जो कि उस एयर की फॉर्म में मुझ तक आया, एक्चुअली में एयर को तो उसने एक लहर की तरह इस्तेमाल किया, एक वेव की तरह इस्तेमाल किया होगा। एनर्जी तो उस वेव में धारण हुई ना, उसके ऊपर धारण हुई ना, तो फिर साउंड एक तरह से एनर्जी ही हुआ ना। साउंड क्या हुआ? एनर्जी हुआ। तो साउंड एक तरह की एनर्जी है जो हियरिंग सेंसेशंस क्रिएट करता है हमारे ईयर में, हमारे कानों में। इतना कंसेप्ट समझ में आया? सवाल यह पैदा होता है कि साउंड पैदा कैसे होता है, साउंड प्रोपगेट कैसे होता है, साउंड सुनता कैसे है। तो पैदा होना, ट्रांसमिशन यानी कि प्रोपगेशन और रिसीविंग, ये मेन एस्पेक्ट है, हमें समझने हैं। सवाल ये आता है, कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? चलिए अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत बीमार हैं आप सिक हैं, आपके अंदर क्या किस चीज़ की कमी होती है? आप कहते हैं ना, बात भी नहीं हो पा रही, बोला भी नहीं जा रहा। जानते क्यों? आपको सांस चढ़ रही है। जानते क्यों? आप में कमी है शायद खून की कमी हो गई। खून में पोषक तत्व थे, ग्लूकोज भी था, ऑक्सीजन भी था। जो सेल हैं, अलग अलग सेल, जिनसे टिश्यू और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेंगे। तो हमारी बॉडी में मसल्स भी हैं जो मस्कुलर एक्टिविटी करने के लिए कैपेबल है। उन तक भी फिर कब न्यूट्रिशन पहुंच रहा है? तो उस न्यूट्रिशन की फॉर्म में एनर्जी भी कम पहुंच रही है, क्योंकि बॉडी में हमारे ब्लड में केमिकल एनर्जी मिलके घूमती रहती है ना हर तरफ। वो केमिकल एनर्जी हमने फलों से खाई ना, और फलों में वो केमिकल एनर्जी कहाँ से आई? वो ट्रीज़ ने उनमें डाली, क्योंकि सन से हमारे पास फोटो केमिकल एनर्जी का कंसेप्ट आया, फोटोसिंथेसिस हुआ ना, तो वो कम हो गई। केमिकल एनर्जी रक्त में कम हो गई, ब्लड में कम हो गई, सेलों को भी कम मिल रही है। सेल को कम मिल रही है तो हमारे लंग्स को भी कम मिल रही है। और लंग्स मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, यानी कि डायफ्राम है लंग्स का, वो बढ़ता घटता रहता है। इनहेल करते हैं तो बढ़ जाता है, एक्सहेल करते हैं तो घट जाता है। आई बात? जब वह ऊर्जा ही कम प्राप्त हो रही है तो ये फंक्शन भी कम करेंगे, और जब ये फंक्शन कम करेंगे तो कम इनहेल, कम एक्सहेल। दूसरा, जब कम एक्सहेल तो मतलब कम थ्रस्ट, कम प्रेशर के साथ एक्सहेल, तो हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जैसे इस उंगली में एक रबर बैंड चढ़ा लो और एक दूसरा रबर बैंड चढ़ा लो, और बचपन में वैसे स्कूल में हम बहुत किया करते थे, पत्तों की पीपणियाँ बनाते थे। वो किया कुछ नहीं करते थे, पत्ते को ऐसा पकड़ते थे कि उसमें हल्का लचीलापन रहता था, और जब उसमें से आवाज़ गुजारते थे तो आवाज़ कुछ इस तरह से निकलती थी, उसमें से कि सीटियाँ बजती थी। इसी तरह से ये रबर बैंड है, इसमें से आवाज़ निकालना, ये वाइब्रेट करेगा। तो हमारी गले में वोकल कॉर्ड्स हैं, उसमें से थ्रस्ट दे करके लंग्स हवा बाहर की ओर निकालते हैं, तो ये वाइब्रेट करता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट करती हैं तो हम बोल पाते हैं। इसलिए जिनको सांस की बीमारी होती है, जिनको सांस कम आ रही होती है, आप देखेंगे उन्हें बोलने में भी समस्या हो रही होती है, वो बोल नहीं पा रहे होते, क्योंकि थ्रस्ट के द्वारा बाहर आवाज़ निकालने की क्षमता कम हो गई उनके पास। इसके बाद इसके तहत वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन कम हो रही है, इसलिए ज़्यादा शब्द उत्पन्न नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे। इसी तरह जब आप कमज़ोर पड़े होते हैं, बीमार पड़े होते हैं, इन सारी परिस्थितियों में भी आपसे बोला भी नहीं जा रहा, आप कह रहे हैं बोला नहीं जा रहा, ऐसा हो रहा है ना। और भी कई कारण है बोला नहीं जाता, मारपीट हुई हो, अच्छे को सुन फिर हो तो भी नहीं बोला जाता है, क्योंकि उस परिस्थिति में भी हम थोड़े अनकॉन्शियस होते हैं, और फिर बोलने के लिए सुनना ज़रूरी है। जब कुछ समझ सुन ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो बोले भी क्या? आई बात समझ में? तो आपकी बॉडी में केमिकल एनर्जी रक्त में मिलके, ब्लड में मिलके घूम रही है, जो आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, जो कि मस्कुलर एनर्जी डेवलप करते हैं, और वो मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एक्टिविटी के वाया ही आपके लंग्स एयर का थ्रस्ट बना करके वोकल कॉर्ड से होके बाहर निकालते हैं। और वो वोकल कॉर्ड दो रबर बैंड की भांति हैं, क्लोजली स्पेस्ड, जिनमें से जब हवा निकलती है तो वाइब्रेशनें होती हैं, और वाइब्रेशन के माध्यम से नाद की उत्पत्ति होती है, साउंड की प्रोडक्शन होती है। आई बात समझ में? दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो क्या आप बिना एनर्जी यूटिलाइज किए साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो?
फिर आप कहोगे सर मैं ये सब करता ही नहीं हूँ, मेरी तो आदत कुछ और ही है कि मैं तो वोकल कॉर्ड से कुछ भी नहीं निकालता, मैं साउंड प्रोड्यूस ऐसे ही कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ऐसे ही कर दिया। इसके लिए अच्छी खासा जोर इस हाथ का लग रहा है बोतल ऊपर पकड़ने में, यानी कि इसका वेट है, दैट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, जो इसका वेट है। मैं एंटी ग्रेविटी से पकड़ा हुआ हूँ, जोर लग रहा है। यहाँ पे मसल स्टिफ हो गया क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन है इसमें। ये हाथ ये भी शोल्डर के दम पर यहाँ खड़ा है और ये अब आ रहा है तो जोर लगेगा। ये आवाज़ अब देखना, ज़्यादा आई, ये कम आई, क्योंकि मैंने अधिक फोर्स का इस्तेमाल किया, मैंने ज़्यादा बल का प्रयोग किया, मैंने की ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कि ज़्यादा एम्पलीट्यूड, मतलब कि लाउड। तो एम्पलीट्यूड असल में है क्या? एनर्जी। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज़ अ हाई एनर्जी साउंड। और हाई एनर्जी साउंड कैसे आया? मुझ में जो फोर्स थी, यानी कि मुझ में जो एनर्जी, उससे एक फोर्स है, उससे मैं वर्क कर रहा हूँ और इस पे करूँगा। इसको मैंने कस के पकड़ लिया, चाहिए भी तो सिद्धांत समझाना था, यहाँ से पकड़ लिया, गड़बड़, वाइब्रेशन ही नहीं हो रही है, तो साउंड कैसे आएगा? देखो अब शक्ति उतनी लगाऊंगा, देना नहीं आ रहा साउंड, अब देखना साउंड। इतनी सी कहानी है ये, ओके। हालांकि वो सिद्धांत भी कराना था अभी, लेकिन ये सिद्धांत पहले मैं कराना चाहता था कि आपके भीतर से एनर्जी का इस्तेमाल होता है, आप कैसे कर रहे हैं अलग बात है, उसके तहत आप वर्क करते हैं, और जब आप जिस चीज़ पे वर्क करते हैं उस पे वर्क डन हो जाता है, आपकी एनर्जी उसमें चली जाती है, और वो यहाँ पर इस समय साउंड की फॉर्म में हो गई। तो साउंड अपने आप में क्या हुआ? फिर साउंड क्या हुआ बेटे? एनर्जी। ओके, साउंड एक एनर्जी है। इसलिए अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस करके हम अपने मूड को सूद कर लेते हैं ना, सेटल। इसलिए हम कहते हैं ना एनर्जी कितनी अच्छी। दूसरी तरफ आप थक भी तो जाते हो जब नॉइस होती है, आप थक जाते हो ना, थकावट हो जाती है ना। बस वो इतनी सी कहानी थी। तो कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? द आंसर इज नो, वी नीड एनर्जी टू प्रोड्यूस साउंड। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डू यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? अपनी बॉडी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हो, साउंड प्रोड्यूस करते हो। ओके, जैसे कि कुछ नहीं करना है, आजकल इंस्टाग्राम पे और बहुत सी जगहों पे बहुत एक्सरसाइजेज बताई गई हैं बॉडी पतला करने की, फेस को फिट रखने की, शरीर को सेट रखने की। कौन सी? वो बताते हैं कि सुबह और शाम शंख थेरेपी करो, शंख बजाओ, उसको ब्लो करो, तो इससे क्या होगा? फुल बॉडी सेटल होगी, स्ट्रेंथ गेन करोगे, फेस सेटल होगा, आर्म्स और एवरीथिंग। इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा शंख को ब्लो करोगे उतने ज़्यादा लंग्स बेटर होंगे, जितने ज़्यादा लंग्स बेटर होंगे उतना अधिक प्राण भीतर खींच पाओगे, प्राण शक्ति यानी कि वायु। जितना भीतर प्राण बॉडी में जाएगा उतना बढ़िया सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होगा फॉर द बर्निंग ऑफ द ग्लूकोज। टिश्यू तक उतना अधिक ग्लूकोज प्राप्त होगा, जो कि उतना अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होगा जो ग्लूकोज को पुल जला देगा। जितना बेहतर ग्लूकोज को हम जला पाएंगे, यानी कि तोड़ पाएंगे, उतनी अधिक उसके भीतर समाहित ऊर्जा को हम ग्रहण कर पाएंगे, और जितनी अधिक ऊर्जा हमारे शरीर में संचारित होगी, यानी कि उससे प्राप्त होगी, उतनी ज़्यादा एक्टिविटी हम करेंगे तो उतना ज़्यादा गिरी हुई चीज़ों को झुक करके उठाएंगे, घुटने मोड़ करके उठाएंगे, चलते फिरते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, बॉडी एंड फिट। इस तरह से प्राणायाम से सारा संबंध जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? शंख बजाने से भी, लेकिन ये हुआ क्यों? शंख बजाया तो जोर लगा, एनर्जी लगी, क्योंकि हमने वर्क किया उसके ऊपर वर्क डन हुआ, तो जोर का खेल है ये सारा। आई बात समझ में? तो हर कोई नहीं बजा पाता, इसलिए छोटे बच्चा शंख बजा पाएगा क्यों? स्किल्स की बात नहीं है, अभी उसमें उतनी सांस भरने की ताकत भी नहीं है, उसको वो कला भी नहीं आती, तो उतना थ्रस्ट वो नहीं दे पाएगा। इसलिए शंख बजाने की भी एक प्रतियोगिता रखी जाती थी एक ज़माने में। इसकी भी प्रतियोगिता थी कि किस में कितना दम है, शंख ही बता देगा, चल बेटा बजा शंख। तो इसलिए सबके अलग अलग शंख थे। तो विष्णु का अपना एक अलग शंख है, विष्णु का एक अलग अपना शंख है, उसे केवल वही बजा सकते हैं, वही धारण करते हैं एक हाथ से। उतना सामर्थ्य था उनका, उतनी शक्ति थी, उस स्तर का वायु और प्राण उनके भीतर होगा तभी तो उतना शंख बजाते होंगे। अंदर प्राण कुछ नहीं और शंख बजाने बैठे, पी होके बंद हो जाएगा। उसकी वो जो ध्वनि निकालनी है ना, बड़ी कठिन है।
तो विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डू यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? क्लियर है, सारी कहानी अपनी जला थी, कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करोगे, क्लियर हो गया सब। लेकिन एक बात तो सच थी जो कभी झुटलाई नहीं जा सकती, ले दे करके सारी कहानियों का गेम वाइब्रेशन पे खत्म होगा। ऐसी एक चीज नहीं होगी करणदीप तो कभी साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा, वो क्या है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ही कहा ना आपने, वाइब्रेशन नहीं है तो लगा लो जितनी मर्जी एनर्जी लगा लो जितना मर्जी साउंड। वापस आता हूँ इस पे, एनर्जी लगाई, सब लगाया, कस के पकड़ लिया मैंने ये बोतल, देखना कैसा साउंड है। हालांकि अभी भी इतना मुझे में दम नहीं है कि मैं बिल्कुल वाइब्रेशन खत्म कर दूं, अभी वाइब्रेशन है। क्यों? पेन वाइब्रेट कर रहा है ना, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन मैंने अब तक इसको कस के पकड़ा था, मैं पेन को भी कस के पकड़ रहा हूँ, देखना। अब मैंने इसको भी कस के होल्ड कर लिया, अब देखना बदल गया ना। अब बिल्कुल चेंज करने जा रहा हूँ, इसे लूज करता हूँ और पेट में ताकत देखो मेरे, रॉकेट की तरह इसने लॉन्चिंग पैड, ये तो मैंने भी पहली बार अनुभव किया। यहाँ पे दबाया तो वहां तक गया, एक एक मसल तैयार खड़ा है एनर्जी लगाने को। नहीं लिटरली एक बार दोबारा करना चाहता हूँ, ये भी कभी कभी होता है यहाँ पे दोबारा ध्यान दो, देख बेटे, अब ये देखो यहाँ से पकड़ा है ना, साउंड देखना, मैंने इसको भी हल्का पकड़ लिया, इससे भी अच्छा साउंड। अब देखना, वाइब्रेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है और साउंड सिम्मी कपड़ों के भवसागर में कपड़ों के भवसागर में डाल दिया हमने बच्चे को। बेटा मुंह वहां से बाहर आओ, जिंदगी में उसका कोई उद्देश्य नहीं है मूल उद्देश्य ज्ञान का है बेटे। विष्णु श्रृंगार करे तो जचता है, वो ज्ञानवान है इसलिए जचता है। असुरों का श्रृंगार जचता भी नहीं था, लेकिन श्रृंगार सबसे अधिक करते थे, वो सबसे बड़े मुकुट पहनते थे। तो पहला जीवन का उद्देश्य तो ज्ञान ही है, लेकिन श्रृंगार भी अनिवार्य है या भी जरूरी है। हाँ वो अलग बात है, कोई रुद्राक्ष से करता है, कोई सीप और मोतियों से करता है, लेकिन श्रृंगार अनिवार्य है, श्रृंगार करना चाहिए। ओके, इतनी बात समझ में आई? वाइब्रेशन समझ आया? अच्छा, कई बार मंदिर जाते हो, कुछ घंटियां नहीं बजती, क्यों? कभी नोटिस करना उन पर मैला कितना चढ़ा रहेगा, जो यज्ञ कुंड के पास होती हैं खासकर, क्योंकि धुएं के माध्यम से सारा उसके ऊपर मलबा चढ़ा हुआ है, इतना चढ़ा हुआ है कि घंटी के अंदर घंटी के बाहर इतना इतना मलबा चढ़ा है। अब उसमें घंटी बजा भी रहे हो, वो वाइब्रेशन तो अंदर ही समा जा रही हैं, उस मलबे के वाइब्रेशन तो कहीं अंदर ही एब्जॉर्ब सी हुई जा रही हैं। जैसे ही उसको धो दोगे, साफ कर दोगे अच्छे से, अब बजाना फिर बजने लग जाएगी घंटी। आई बात समझ में? इसलिए घंटी की एक क्या होती है बेटा? शेप। घंटी की एक शेप होती है, इसे भी कलाकार ही बनाते हैं। कितनी धातु इस्तेमाल करना ये भी महत्वपूर्ण चीज़, लेकिन वाइब्रेशन बड़ी चीज़ है। करके देखिए एक्सपेरिमेंट। ये मैंने क्या ही रखा होगा, इसको क्या कहते हैं? इसको ट्यूनिंग फॉक कहते हैं। होते ही होंगे कहीं ना कहीं आप लोगों के घर में भी, आपने कभी रखा होगा। ये जो लटकाई है मैंने, ये क्या लटकाई है? हैं? बॉब थोड़ी ना मिलते हैं हर जगह बाजारों में, बॉबे। हाँ ये देखो, ये क्या है? ट्यूनिंग फॉक। इस ट्यूनिंग फॉक ये बड़ा रहता है सख्त सा अतुल, इसको जैसे ही इधर से मारोगे ना पटंच इस तरफ से, वैसे ही आपको एक चीज़ फील होगी। क्या? ये वाइब्रेट हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है बेटा, ये महसूस होने का एक तरीका। ये जो टेबल टेनिस होता है ना, लेदर की बॉल मत लेके बैठ जाना, टेबल टेनिस वाली बॉल, यहाँ से टच लटकाना और इसके साथ टच करना, ये बॉल इस तरफ को खिसक जाएगी ये वाइब्रेटिंग होता हुआ इसको खिसका देगा इस और। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या समझ में आया? कि जब ये वाइब्रेशन करता है तो ये वेव्स पैदा करता है, जब ये वाइब्रेशन करता है तो ये वेव्स पैदा करता है। आई बात समझ में? बॉल को इसने उड़ा दिया एक दिशा से दूसरी ओर। क्लियर? इसके कोई और उदाहरण भी हैं। फिर बॉल आएगी ना इसके पास वापस चिपटने, फिर दूर हो जाएगी, फिर आएगी तो फिर दूर हो जाएगी। अब इसका दूसरा उदाहरण भी है आपके पास। इसी को इसी तरह से टर्न करके वाइब्रेट करते हुए
हालांकि कई बार ये ऐसा भी होता है, ये इतने भी खतरनाक ट्यूनिंग फॉग भी होते हैं, इतनी ज़ोर से वाइब्रेट करके आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, हाथ ऐसे ऐसे हो जाता है, पूरा हिल जाता है आदमी। यानी कि कई जगह पे कई प्रतियोगिताएं रखी होती हैं कि इस ट्यूनिंग फॉग को कौन पकड़ सकता है। तो ये भी हर किसी में क्षमता नहीं होती कि उतनी वाइब्रेशन को धारण कर ले। आई बात समझ में? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द बॉडी। कई लोग इन बॉडीज़ को प्रैक्टिस करते हैं कि जब हम योग की स्थिति में, प्राणायाम की स्थिति में उस लेवल तक पहुंचेंगे और फिर जो वाइब्रेशनें बैठे बैठे जो थाइज़ के नीचे बॉडी के अंदर गोले चलने शुरू होंगे, ऐसे ऐसे होंगे जब हम बैठे बैठे, वो वाइब्रेशन शरीर धारण कर सकता है कि नहीं? तो उसके पहले इन फिजिकल आइटम्स के साथ बॉडी प्रैक्टिस होती है। पहले वाइब्रेशन से बॉडी को अवगत कराया जाता है, वरना चलने वाली वो वाइब्रेशन बंदे को डरा देती है कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर। वाइब्रेशन हमारे शरीर में भी बहुत है। दूसरा तरीका है, इसको पानी के मग के पास ले जाओ, पहले इसको इस शेप में पकड़ के पानी के मग में इमर्स करो तो वेव्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? इधर को बनेंगी वेव्स। फिर दूसरी बार इसे इस तरह से, किस तरह से? पहली बार तो ऐसे पकड़ा है, दूसरी बार लटका के पकड़ लेना, वेव्स इस तरह से बन जाएंगी। फिर इस तरह से पढ़ लेना, वेव्स नीचे की ओर बन जाएंगी। तो वेव साइड की ओर, वेव्स नीचे की ओर, जैसे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो मैनर में आपको इसको पकड़ना है, उसी हिसाब से पानी को यह डिस्प्लेस कर देगा। आई बात समझ में? तो पहला सत्य यह है कि कोई ना कोई हमें एनर्जी की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे अंदर एक बल आता है और जिसके माध्यम से हम वर्क करते हैं, और वो वर्क के थ्रू ही हम एक नई एनर्जी क्रिएट कर पाते हैं। यानी कि अपनी एनर्जी वर्क करके जिसमें वर्क डन किया है उसमें ट्रांसफ़र कर पाते हैं, और वो जो ट्रांसफ़र हुई है एनर्जी, उसने जो धारण की है वो साउंड के रूप में है। तो साउंड एक एनर्जी है जो हमारे कानों के पर्दों पर आकर के हियरिंग सेंसेशन क्रिएट करती है। दूसरा हमने ये देखा कि इसके लिए बहुत अनिवार्य यह है कि वाइब्रेशन हो किसी चीज़ का, और वो आप कैसे भी कर सकते हैं। और तीसरा हमने ये सीखा कि एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र जाने के लिए वेव्स बनती हैं। हमने बताया कि कैसे बॉल दूर की ओर गई जब हम इसे वाइब्रेट कर रहे थे, हमने बताया कि कैसे जल की तरंगें बन करके दूर गई। इसे अब हम प्रोपगेशन के टॉपिक में प्रूव करेंगे, लेकिन आपके साउंड प्रोड्यूस करने की प्रक्रियाएं बहुत हैं, यानी कि वाइब्रेशन पैदा करने की तरीके बहुत हैं। जैसे कि प्लकिंग, आप प्लक करके कर सकते हैं। उदाहरण देखना चाहते हैं कि प्लक करके कैसा हो सकता है? पत्ता हाथ में पकड़िएगा, इस हाथ से उस पत्ते को तोड़िएगा, आवाज़ आएगी पटक। आई बात समझ में? आवाज़ क्या आएगी? पटक। क्लियर? तो उसको तोड़ने की आवाज़ आएगी। दूसरा स्क्रैचिंग, तो ये तो क्लियर ही है, ये तो क्लियर ही है, स्क्रैच की आवाज़। अच्छा, ये कईयों को बहुत तंग करती है ना? आपको कर रही थी? हाँ, कईयों को जैसे स्टील के या दूसरे बर्तन को पत्थर से रगड़ो तो वो भी तंग करता है। तो ये स्क्रैचिंग की आवाज़, ये स्क्रैचिंग की आवाज़ क्यों आई होगी? अभी बताना मुझे, मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करता हूँ, देखना। डन? आई? आई? हर मटेरियल में वाइब्रेट होने की क्षमता अलग अलग है। हर मटेरियल में वाइब्रेट होने की क्षमता क्या है? उनका रफनेस और लचीलापन अलग अलग है। आई बात समझ में? जैसे कि इसका अलग था इसका, हालांकि इसमें भी एक साउंड है, ओके, और इसका अलग, बिल्कुल अलग, शायद अब तक आया भी नहीं, ओके। तो इस तरह से मटेरियल टू मटेरियल ये चीज़ वेरी करती है, इसलिए तो हम मटेरियल्स बदलते हैं ना सिम्मी। अच्छी वाली लकड़ी हारमोनियम में इस्तेमाल करो, अच्छी वाली लकड़ी तबले में इस्तेमाल करो, अच्छी वाली लकड़ी सितार में इस्तेमाल करो। इसलिए तो सस्ते हारमोनियम महंगे हारमोनियम है। प्रिंसिपल तो सभी में सेम है, कीमत किस बात पे बट गई? सिद्धांत तो सभी में सेम यूज़ हुआ, फिर कीमत किस बात पे बट गई? कीमत बढ़ गई मटेरियल पे, ओके। मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे तीसरा रबिंग, रब करते हैं, जैसे कि मैं जब इसको रब करता हूँ, आई ना आवाज़। चौथा ब्लोइंग, वो शंख का कंसेप्ट तो आपको बता ही गया, और जैसे हम आवाज़ें पैदा करते हैं। और फिर शेकिंग, जैसे कि आपके सामने ही है, होता है ना। कितना स्टाइल मारते हैं जिम में जाके, ट्रांसपेरेंट बोतलें से शेक करके, एक ढक्कन डाल के शेक करके मुंह में लगा लेते हैं चुपड़ी सी, तो वो जो प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट, ये सारे तरीके हैं हरप्रीत। चाहे शेकिंग है, चाहे ब्लोइंग है, चाहे रबिंग है, चाहे स्क्रैचिंग है, चाहे प्लकिंग है, ऑल आर द वेज जिनके माध्यम से आप पैदा क्या करते हैं। नहीं बेटे, वाइब्रेशन है पैदा, पहले वाइब्रेशन तो करो। वाइब्रेशन जैसे कि पिता है,
साउंड जो है वो संतान है, पहले संतान कैसे पिता से पहले आ जाएगी, माता पिता तो बनाओ पहले। तो ये हैं, आई बात समझ में? ओके। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 तारें बांध ली और आपने मान लीजिए कि आपने एक तबला है, उसके ऊपर आपने एक चमड़ा या रबड़ बांध दी, उसको आपने जब हिट किया तो वो वाइब्रेट करेगा, तो साउंड किससे प्रोड्यूस होगा? कंप्लीट सिस्टम ऑफ तबले में से, द होल वुड सिस्टम। आई बात समझ में? क्योंकि आप थाप उस पर दे रहे हो, लेकिन वाइब्रेट कौन हो रहा है? सारा तबला। जैसे अभी के लिए नोटिस करें, मैं थाप यहाँ पर दे रहा हूँ, वाइब्रेट सारा बोर्ड होगा, आ रहा है? तो दिस इज द सिस्टम। सारा बोर्ड का उसमें, सारे तबले का उसमें यूटिलिटी है। आप एक चीज़ को माध्यम बनाते हैं टू इंड्यूस द वाइब्रेशंस, जैसे कि संतूर है या सितार है, उसमें स्ट्रिंग्स है मेटल्स की, आप उनको माध्यम बना रहे हैं। वाई? टू इंड्यूस द वाइब्रेशन इनटू द होल इक्विपमेंट, इनटू द होल इंस्ट्रूमेंट। ओके, टू होल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि वायलिन है, उसमें देखो वाइब्रेशन इंड्यूस करने का तरीका क्या है? आप क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं ना, उसमें वाइब्रेशन इंड्यूस करने का तरीका रब है। दूसरी तरफ सितार या संतूर में वाइब्रेशन इंड्यूस करने का तरीका प्लक है। आप तारों को प्लग कर रहे हो ना, प्लकिंग, रबिंग। और तीसरी तरफ अगर आप बात करें तबले की, तो उसमें क्या है? हिटिंग, आप उसको हिट कर रहे हो ना। तो ये सारे तरीके हैं बस। ओके, माउथ ऑर्गन, ब्लोइंग, डन। प्रोपगेशन पढ़ाऊँ अब? ये बुनियादी चीज़ें स्थापित हो गई शरीर में। गुड। अगला कंसेप्ट देखिए, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। देखिए साउंड तो प्रोड्यूस हुआ नवनीत, लेकिन उसे आपके कानों तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं? पहुंचाना चाहिए। चलिए मैं आपको पहुंचा करके दिखाता हूँ। सबसे पहली बात मैंने क्या लिखी है? द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड कॉल्ड अ मीडियम। मीडियम कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। सिद्धांत ही समझा देता हूँ, सब कुछ जो लिखा है पानी की तरह समझ आ जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखें नवनीत, सपोज करें ये ट्यूनिंग फॉक है नवनीत, ये मैंने इस साइज़ का बनाया, आप इसे इमेजिन कर लो ये पूरे इस साइज़ का है, ठीक है? थोड़ा टाइम लग रहा है इन चीज़ों में, अमूमन ये